नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 संस्कृति एवं समाजीकरण का टॉपिक समाजीकरण के चरण पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है तथा जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से आरंभ हो जाती है और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, अर्थात जीवन पर्यंत तक चलती है। अत्यधिक लंबी प्रक्रिया होने के कारण ही विभिन्न वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को कई चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया है। अभी ये समाजीकरण की प्रक्रिया जो है लंबी है और लंबी होने के कारण समाजशास्त्रियों ने इसे कई चरणों में बांटने का प्रयास किया है, विभाजित करने का प्रयास किया है। गिडिक्स ने समाजीकरण के 2 स्तर बताए, प्राथमिक व द्वितीयक स्तर। गिडिक्स समाजशास्त्री का नाम है। पार्सन्स ने समाजीकरण को 4 भागों में विभाजित किया है। गिडिक्स ने 2 भागों में किया है और पार्सन्स ने 4 भागों में किया है। पहला मौखिक अवस्था, दूसरी शौच अवस्था, तीसरी ऑडिपल स्तर और चौथी किशोरावस्था। ये तो है पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण के 4 भाग। अब है समाजीकरण के अन्य सोपान में 5वां आ जाता है युवावस्था, फिर 6ठा प्रौढ़ावस्था, 7वां वृद्धावस्था। समाजीकरण के विभिन्न स्तर निम्नलिखित है। पहली आती है मौखिकावस्था कि मौखिकावस्था क्या होती है। मौखिकावस्था मानव शिशु जन्म के बाद विभिन्न तनावों का अनुभव करता है। उसे भूख, सर्दी, गर्मी, गीलेपन आदि से पीड़ा होती है। वह रोता है, चिल्लाता है। समाजीकरण के प्रथम चरण में बच्चा अपने सुख दुख, हाव भाव आदि मुंह के माध्यम से ही प्रकट करता है। मौखिका अवस्था का मतलब है कि मानव शिशु यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के बाद जो विभिन्न प्रकार के तनावों का वो अनुभव करता है, परेशानियों का, इससे या फिर उसे भूख लगी है, सर्दी लगी है या गीलापन का एहसास हो रहा है आदि जो पीड़ाएं हो रही हैं, तो वह रोता है, चिल्लाता है। और समाजीकरण के प्रथम चरण में बच्चा अपने सुख दुख, हाव भाव आदि मुंह के माध्यम से प्रकट करता है, मुंह के द्वारा ही बताता है। इसलिए इसे मौखिका अवस्था कहा जाता है, क्योंकि वह अन्य किसी क्रिया के द्वारा अपनी परेशानी को, अपनी बात को कह नहीं सकता, सिर्फ रोक करके अपनी बात को कहता है। इस कारण इस अवस्था को मौखिका अवस्था कहा जाता है। समाजीकरण के प्रथम चरण में बच्चा अपनी माँ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता। बच्चा इस अवस्था में बच्चा सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, माँ के अलावा या अतिरिक्त वो किसी और को नहीं जानता है। वह अपनी माँ व स्वयं की भूमिका में अंतर कर पाता है। वो अपनी माँ को जानता है और अपने को जानता है। वो अपने में और अपनी माँ में अंतर कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ को अपने से अलग नहीं समझता है और ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे अपने आप को अपनी माँ के समान ही मानता है, अपनी माँ के साथ मानता है और अपने आप को माँ से अलग नहीं समझता। यदि माँ उससे दूर होती है तो वह मुंह के हाव भाव से दुख प्रकट करता है। और आपने छोटा बच्चा देखा होगा, अगर छोटे बच्चे के पास से उसकी माँ चली जाती है तो वो किस तरीके से अपने मुंह के हाव भाव से अपनी बात को या अपने दुख को प्रकट करता है। किसी कारणवश पिता या परिवार का अन्य सदस्य बच्चे की देखभाल करता है तो वह भी माता की भूमिका ही निभाता है। अगर अब माँ के अतिरिक्त परिवार का कोई दूसरा सदस्य उस बच्चे की देखभाल कर रहा है, उसका पालन पोषण कर रहा है, तो वो भी बच्चे की माँ की तरह ही भूमिका निभाता है, माँ की तरह ही कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा और माँ आपस में मिले हुए रहते हैं। इस स्थिति को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है। यानी जो शैशवावस्था वाली अवस्था है, मौखिका अवस्था वाली अवस्था है, इस अवस्था को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय कहा है, क्योंकि बच्चा अपनी माँ के शारीरिक स्पर्श से आनंद का अनुभव करता है। बच्चा अपनी माँ का स्पर्श चाहता है। ये सोपान लगभग जन्म से 1.5 वर्ष तक चलता है, क्योंकि इस जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा सिर्फ माँ के पास जाना चाहता है। माँ के अतिरिक्त वो किसी और के पास नहीं जाता। अपनी माँ के स्नेह को, स्पर्श को वो आसानी से पहचान लेता है।
दूसरी आती है शौच अवस्था। समाजीकरण का द्वितीय स्तर शौच अवस्था है। ये अवस्था विभिन्न समाजों में अलग अलग आयु में प्रारंभ होती है। जो अलग अलग समाज हैं उनमें अलग अलग इसकी शुरुआत होती है। ये अवस्था विभिन्न समाजों में अलग अलग आयु में प्रारंभ होती है। भारतीय समाज में ये अवस्था 1.5-2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। ये जो हमारा भारतीय समाज है इसमें ये जो शौच अवस्था है ये 1.5-2 साल में शुरू हो जाती है, प्रारंभ होकर 3-4 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे को शौच प्रशिक्षण दिया जाता है। ये जो शौच अवस्था होती है ये समाजीकरण की दूसरी अवस्था है और ये विभिन्न समाजों में अलग अलग समाजों में अलग अलग आयु से प्रारंभ होती है। और हमारे भारतीय समाज में ये जो अवस्था है ये 1.5 वर्ष से शुरू होकर 1.5 साल या 2 साल से शुरू होकर के 3 या 4 साल तक चलती रहती है। इस अवस्था में बच्चे को शौच का प्रशिक्षण दिया जाता है। उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह थोड़ा आत्मनिर्भर होना सीखे, यानी वो आत्मनिर्भर बने। जैसे हाथों की सफाई, बिस्तर गीला न करना, कपड़े गंदे न करना, ब्रश करना, यथा स्थान पर शौच जाना आदि। अब ये जो अवस्था है उसमें बच्चे से ये अपेक्षा की जाती है वो किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करे। अब वो स्वयं आत्मनिर्भर बने, शौच यथा स्थान पर करे, ब्रश करना सीखे और यथा स्थान पर शौच जाना सीखे आदि। ये अवस्था शौच संकट से आरंभ होती है। इसमें माँ बच्चे को शौच के लिए शौचालयों का प्रयोग करना सिखाती है। यदि बच्चा सही व्यवहार करता है तो उसे माँ से प्यार मिलता है तथा गलत व्यवहार करने पर दंड मिलता है। कह रहे हैं इस अवस्था में बच्चे को माँ जो है शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना सिखाती है और यदि ये व्यवहार वो सही तरीके से करता है तो माँ उसे प्यार करती है तथा यही व्यवहार वो गलत तरीके से करता है तो उसे माँ दंड देती है। इससे माँ व बच्चे दोनों का एक दूसरे से तादात्म्य हो जाता है। इस प्रकार से माँ और बच्चे में आपस में जो कहे तादात्म्य अच्छा होता है, यानी परस्पर जो संबंध है वो अच्छे हो जाते हैं। वह माँ से प्यार पाता भी है तथा प्यार देता भी है। और जब माँ उसे प्यार करती है तो बच्चा भी उसे प्यार करता है, प्यार देता है। वह माँ से प्यार पाता है और तथा प्यार देता भी है। बच्चे को शौच प्रशिक्षण देने तथा स्तनपान की आदत को छुड़ाने में माँ को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाजीकरण की ये अवस्था माँ व बच्चे के लिए कष्टदायक होती है। ये जो समाजीकरण की ये अवस्था है ये माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए परेशानी वाली होती है। बच्चा ये आदतें छोड़ता नहीं है और माँ छुड़ाने के लिए परेशान होती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समाजीकरण की यह अवस्था माँ बच्चे के लिए कष्टदायक होती है। माता बच्चे को शौच प्रशिक्षण देते वक्त तथा दूध छुड़ाते वक्त आनंद का अनुभव नहीं करती, लेकिन अंतिम परिणामों को ध्यान में रखकर वह भावनात्मक भूमिका निभाती है। क्या है, जब माता बच्चे को ये जो आदतें छुड़वाती है तब उसके लिए वो कष्टदायक होती है, परेशानी वाली होती है, लेकिन वो उसके परिणाम को जान करके भावनात्मक भूमिका निभाती है। और इस अवस्था के अंत में बच्चा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आता है। वह बोलना, चलना, खेलना आदि सीखता है। फिर तीसरी अवस्था आती है ऑडिपल या मातृरति स्तर। यह अवस्था सामान्यतः चौथे वर्ष से आरंभ होती है, चौथे साल से शुरू होती है, शुरू होकर के 12 या 13 वर्ष की आयु तक रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस चरण को ऑडिपल संकट काल कहा है, यानी मनोवैज्ञानिक जो है इन्होंने इसको ऑडिपल संकट काल का नाम दिया है। ये जो चरण है इसको ऑडिपल संकट काल कहा है। यही वह काल है जिसमें बच्चे में ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आते हैं। ये जो ऑडिपल या मातृरति स्तर है इसी अवस्था में जो है बच्चे में ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की भावना जन्म लेती है, भावना उत्पन्न हो जाती है। मनोवैज्ञानिक ने यह स्पष्ट किया है कि ऑडिपल कॉम्प्लेक्स, अब मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि
ऑडिपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स लड़के की उस भावना को कहते हैं जिसमें पुत्र अपनी माँ के प्रति स्नेह रखता है। अब ये प्रश्न आता भी है, परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और अंडरलाइन करें कि ऑडिपल कॉम्प्लेक्स लड़के की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें पुत्र अपनी माँ के प्रति स्नेह रखता है और उस पर अपना एकाधिकार चाहता है, एकाधिकार दिखाता है। और कुछ इसी तरह का भाव बेटी अपने पिता के प्रति रखती है, जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों से अपेक्षा की जाती है वह अपने लिंग के अनुसार व्यवहार करें। अपने लिंग के अनुकूल व्यवहार करने पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। लड़के व लड़कियों के खिलौनों व उनके पहनावे में भी भिन्नता होती है, जिससे बालक अपने विपरीत लिंग के प्रति जागरूक होता है तथा विपरीत लिंग के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। इस अवस्था में बालक के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। मन में इन अंतरंग संकटों से बचने तथा अपने स्वतंत्र अस्तित्व की नई मांगों की स्वीकृति के लिए बालक अपने साथियों के समूह में अधिक समय बिताता है। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, विपरीत लिंग के प्रति रुचि बढ़ने लगती है और इन्हीं सभी नई मांगों की स्वीकृति के लिए बालक अपने साथियों के समूह में अधिक समय बिताता है, अपने साथियों के साथ में रहना पसंद करता है। चौथी आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था मानव जीवन का वह संक्रांति काल है जिसमें एक किशोर को भारी तनाव व संघर्ष का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से अधिकाधिक मुक्त होना चाहते हैं। इस अवस्था में किशोर अपने जीव अन्य अभिप्रेरण के अनुरूप व्यवहार करने व मनोभावों को पूर्ण करने की कोशिश करता है। किशोर का पारिवारिक सदस्यों की अपेक्षा अपने साथियों में अधिक मन लगता है। इस आयु में लड़के व लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से, ये जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में लड़के लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन आसानी से दिखाई देने लगते हैं। इन शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों की वजह से उनमें विभिन्न प्रकार के तनाव देखे जाते हैं। इस अवस्था में जो किशोरों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इस परिवर्तन के कारण से शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों की वजह से उनमें अनेक प्रकार के तनाव देखे जाते हैं। इन तनावों का एक कारण यह है कि किशोर इस अवस्था में ही अपने जीवन के निर्णय लेता है, जिनमें जीवन साथी का चयन। अब ये जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में ही बच्चा क्या है, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेता है और इस अवस्था में ही वह अपने जीवन साथी का चयन, व्यवसाय या किस नौकरी का चयन आदि सम्मिलित है। इन निर्णयों को लेते वक्त किशोर को अपनी पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि ये जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में आते आते बच्चे के मन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उसमें अपने इस अवस्था में ही बच्चा अपने जीवन के लिए अनेक निर्णय लेता है, जैसे उसे जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, अपने जीवन साथी का चयन किस तरीके से करना है या उसे कौन सा व्यवसाय करना है, किस नौकरी का चयन करना है, सम्मिलित है। इन निर्णयों को लेते वक्त किशोर को अपनी पारिवारिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब बच्चा किसी भी प्रकार की नौकरी के बारे में सोचता है तो उसे सबसे पहले अपने परिवार और अपनी संस्कृति के बारे में सोचना पड़ता है, संस्कृति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस अवस्था में उसे अनेक नए लोगों से समायोजन करना होता है। ये जो किशोरावस्था होती है वो अनेक प्रकार के प्रश्नों का समाधान करता है और इस अवस्था में उस अनेक नए लोगों से समायोजन करता है, नए लोगों से मिलता है, नए लोगों से समायोजन करना होता है। इस दौरान ही उसमें सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा आत्मनियंत्रण व परा अहम अर्थात नैतिकता की भावना का विकास होता है। इसमें कह रहे हैं कि
अब जो बच्चा इस अवस्था में नए नए लोगों से समायोजन करता है या नए नए लोगों से मिलता है, तो इसी दौरान ही इसी समय उसमें सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं, उनके द्वारा वो आत्मनियंत्रण व परा अहम अर्थात नैतिकता की भावना का विकास भी होता है। सामाजिकरण के अन्य सोपान। ये 4 सामाजिकरण के मुख्य सोपान हैं। हम जानते हैं कि सामाजिकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करती है। इन 4 सोपानों में ही व्यक्ति का सामाजिकरण पूरा नहीं होता, बल्कि अन्य 3 सोपान तथा युवावस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में भी सीखने का क्रम चलता है। यद्यपि यह सत्य है कि ये 4 सोपान व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनमें ही व्यक्ति अपनी संस्कृति व भाषा सीखता है तथा पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इसके बाद ही अवस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया सरल व स्वचालित हो जाती है। मौखिका अवस्था से किशोरावस्था तक के 4 सोपान के अलावा अतिरिक्त 3 सोपान निम्न प्रकार से हैं।